Hello everyone. Today we will learn the fourth chapter of our environmental studies book, and the chapter is water we drink. पानी जो हम पीते हैं. Obviously water is very important for us. हम सबों के लिए पानी काफ़ी महत्वपूर्ण है. We can't live without water. हम पानी के बगैर तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं. तो स्वाभाविक रूप से ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हमें कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स सॉल्व दिस पजल. You have to find the name of water sources given in the box below. आप नीचे एक बॉक्स देख रहे हैं. इसमें कुछ लगातार लेटर्स को ज्वाइन करके आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं, और वो वर्ड कैसा होना चाहिए? वो वर्ड्स होना चाहिए जो वाटर सोर्सेस को बतलाए. सोर्सेस ऑफ वाटर. व्हाट मीन्स सोर्सेस ऑफ वाटर? सोर्सेस फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर. हम पानी कहाँ से हमें मिलता है, तो ऐसे सोर्सेस के बारे में आपको यहाँ पर बताना. ऐसे सोर्सेस का पता लगाना है. जैसे देखिए, मैं भी ट्राई करता हूँ और एक दो सोर्सेस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ. देखते हैं. और मुझे तो एक दिख गया. देख लीजिए आप. व्हाट इज़ दिस? POND. पॉन्ड. पॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ वाटर. और ये तो हॉरिजॉन्टल रो हो गया. एक वर्टिकल में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग. एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लेक. LAKE. लेक. तो मैंने तो दो ढूंढ लिया है. बाकी अब आपको ढूंढना है. कुछ और भी सोर्सेस ऑफ वाटर यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं, और आप कोशिश करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ वाटर को आप फाइंड आउट करने की. तो ये एक आपके लिए पजल है. इसे आप सॉल्व करेंगे. और अब हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. वाटर इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑन द अर्थ. धरती पर पानी की कमी नहीं है. पानी बहुत है. आवर अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. हमारी धरती का 3 हिस्सा, 4 में से 3 हिस्सा पानी से ही ढका हुआ है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है. और जब हम ऊपर से धरती को देखते हैं, अपनी धरती को देखते हैं आसमान से, तो ये ब्लू दिखाई देती है. पानी तो ब्लू दिखाई देता है, और इसीलिए हमारी धरती को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. हमारी धरती, हमारा अर्थ भी तो एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. जैसे आपने पढ़ा होगा, सोलर सिस्टम एक फैमिली है जिसमें सबसे लीडिंग रोल, सबसे मेन अहम सदस्य जो है वो सन है. और सन के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स, और उसी में से हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है. और वो ब्लू दिखता है. ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट. पानी बहुत ज़्यादा है हमारी धरती पर, इसलिए ये ब्लू दिखता है. वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पसेज लाइक बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. पानी का तो हमारे लिए काफ़ी यूज़ है. बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग कपड़े साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग और भी किसी चीज़ की सफाई के लिए, हर किसी के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वाटर ऑल्सो हेल्प्स अस इन डाइजेस्टिंग फूड. भोजन को पचाना भी रहता है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है. वी यूज़ वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. बिजली के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं. हमारे घर के जितने भी इक्विपमेंट्स चलते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चलते हैं, वे सभी बिजली पर ही चलते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो चुका है, और वी कांट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी टुडे. तो आज हम लोग बिजली के बगैर रह नहीं सकते हैं. और ये इलेक्ट्रिसिटी कभी आपने सोचा है कहाँ से आती है, कहाँ जनरेट होती है, कहाँ पर बनती है? तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है, तैयार की जाती है, वो जो पावर स्टेशंस होते हैं, तो वो मूविंग वाटर, नदियों में जो पानी बहता है उसी से बिजली तैयार की जाती है. आगे के क्लासेस में आप इन प्रोसेसेस को भी पढ़ेंगे. तो पानी का एक बड़ा इम्पोर्टेंस, बड़ा यूज़
सामने आया आपके, जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, कि वाटर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, ट्रांसपोर्टेशन, अब एक जगह से किसी चीज़ को दूसरे जगह ले जाना है तो हम लोग नदियों में पानी वाला जो जहाज़ होता है जिसे शिप कहते हैं, SHIP, शिप, उस शिप के थ्रू ले जाते हैं, तो यानी ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। और इतना ही नहीं, आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो विदेशों से आती हैं, दूसरे देशों में बनती हैं और वो यहाँ आती हैं। कैसे आती होंगी? तो ऑब्वियसली वो वाटर रूट से ही आती हैं, समुद्र के रास्ते से आती हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। चाहे प्लांट हो या हम एनिमल्स हों, पानी के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टास्क है आपके लिए, छोटा सा और बिल्कुल ही आसान टास्क है। राइट 4 यूसेस ऑफ वाटर बाय लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो। पानी का इस्तेमाल हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं, आपको 4 ऐसा यूज़ लिखना है, तो और इस पिक्चर को देख कर लिखना है। तो फर्स्ट यूज़ है बाथिंग, आप देख रहे हैं बच्चा स्नान कर रहा है, फर्स्ट यूज़ इज़ बाथिंग। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को आपको खुद ही करना है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आप लिख देंगे। सेकेंड में क्या लिखा जाएगा, थर्ड पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है वो लिखना है, और फोर्थ में क्या हो रहा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर एज शोन इन पिक्चर बिलो। नीचे के पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उसे ही सोर्सेस ऑफ वाटर कहते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर? रेन, बारिश होती है तो हमें पानी मिलता है। रिवर, नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं और उनसे भी हमें पानी मिलता है। लेक, ये लेक बड़े बड़े झील होते हैं। ओशंस, ये महासागर हैं। कई सीज, कई समुद्र को मिला करके एक बड़ा एरिया जो होता है, एक बड़ा वाटर बॉडी होता है, उसे ओशंस कहते हैं। पॉन्ड, हर गांव में होगा पॉन्ड, आपने देखा होगा, शहरों में भी पॉन्ड होते हैं, तालाब। एंड सीज, समुद्र। ये सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स एंड वेल्स विच आर आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी हम सिर्फ ऊपर जो आप ये 6 पिक्चर देख रहे हैं इतनी ही जगहों से नहीं हम पाते हैं, बल्कि कुछ सोर्स हम खुद भी डेवलप करते हैं। ऊपर जो आप देख रहे हैं, रेन, रिवर, लेक, ओशंस, पॉन्ड, सीज, इसमें से ज़्यादातर जो सोर्सेस हैं दे आर नेचुरल सोर्सेस, दे आर नॉट मेड बाय मैन, दे आर नॉट मेड बाय अस। वे हम लोगों के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, ये हमने नहीं बनाया है, ये नेचर ने बनाया है, ये प्रकृति ने बनाकर हमें दिया है। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस। लेकिन हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ वाटर सोर्सेस खुद भी तैयार कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, वेल्स, कुएँ हैं, एंड ट्यूब वेल्स, जिससे खेतों की पटाई की जाती है, पटवन की जाती है। तो these are some artificial sources of water because all these sources are made by human। हम लोग ने बनाया है इसीलिए इसे आर्टिफिशियल कहते हैं, और जिसे नेचर ने बनाया उसे नेचुरल कहते हैं। ऊपर वाले जो सोर्सेस हैं वो नेचुरल हैं, और नीचे जो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स देख रहे हैं वे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ वाटर है। हालांकि हम पॉन्ड भी खुद बनाते हैं, पॉन्ड भी आर्टिफिशियल सोर्स कहा जा सकता है। वाटर सप्लाइड बाय द म्यूनिसिपलिटी रीचेज आवर होम थ्रू पाइप्स। हाँ, शहरों में म्यूनिसिपलिटी होती है, नगर पालिका होती है, और वह पाइप के थ्रू हर घर में पानी पहुंचाती है। अब तो गांव में भी पानी पहुंचाया जा रहा है, घर घर नल जल योजना एक सरकार की योजना है, जिसके तहत गांवों में भी अब हर घर में पाइप के थ्रू पानी पहुंचाया जाने लगा है। In villages, women walk long distances to collect water from wells and other water sources। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में गांवों में महिलाएं बड़ी दूर तक जा जाकर पानी लाती थी। वाटर सोर्स काफ़ी दूर हुआ करता था और ये बड़ा ही मुश्किल काम होता था। पर अब ऐसा नहीं होता है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, पानी सुलभ होता जा रहा है। अब हर घर में ये
वाटर सोर्सेस हैं, उसमें नल है और लोगों को आसानी से पानी मिल रहा है। वाटर फॉर एवरीवन, पानी तो नेचुरल है, पानी को किसी ने बनाया नहीं है, पानी तो प्रकृति ने दिया है, इसलिए इस पर हर किसी का अधिकार है, हर किसी के लिए है। वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन, और ये बेसिक नेसेसिटी है। बेसिक नेसेसिटी हम किसे कहते हैं? वैसी नेसेसिटी, वैसी ज़रूरत जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, उसे बेसिक नेसेसिटी कहते हैं, और ये सब के लिए ज़रूरी होता है। इन सम प्लेसेस, कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन is done and people belonging to poor families are not allowed to take water from water sources. Discrimination, what means discrimination? भेदभाव, कहीं कहीं पर पानी लेने में भी भेदभाव किया जाता है। हालांकि ऐसा अब नहीं होता है, अब ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो गरीब परिवार के लोग होते थे उन्हें वाटर सोर्स जैसे वेल्स हैं या पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ से पानी लेने नहीं दिया जाता था। सच थिंकिंग एंड एक्टिविटीज शुड बी स्टॉप्ड। हालांकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वाटर इज नेचुरल एंड वाटर इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए है पानी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके लिए एक टास्क है, बिल्कुल सिंपल सा टास्क। लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द सोर्सेस ऑफ वाटर। यहाँ पर 3 सोर्स दिए गए हैं और इन तीनों को पहचानना है कि ये क्या है। बिल्कुल सिंपल है, पिक्चर में स्पष्ट दिख रहा है। पहला सोर्स क्या होगा, दूसरा क्या होगा और तीसरा क्या होगा, ये आपको खुद बनाना है और इसे फिल करना है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी बिल्कुल ही यूनिक लिक्विड होता है। ये अलग अलग फॉर्म, ये अपना फॉर्म बदल लेता है, अपना फॉर्म बदल लेता है। जैसे हम इंसान हैं तो हमेशा इंसान ही बने रहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कभी बंदर बन जाते हैं, कभी भालू बन जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा सर्कस में होता है, ऐसा जो होते हैं कुछ कलाकार लोग, वो नाटकों में आप देखते हैं कोई डाकू बन जाता है, कभी कोई पुलिस बन जाता है, तो वो फॉर्म बदल लेना। तो पानी भी जो होता है वो बड़ा ही यूनिक लिक्विड होता है और अपने फॉर्म्स बदल लेता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर वाले पिक्चर में पानी लिक्विड के फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, लेकिन जब इसे हम ठंडा कर देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो ये आइस के फॉर्म में हो जाता है। वही वाटर है, सेम वाटर है। अब देखिए, एक लिक्विड था और एक सॉलिड हो गया, और उसी वाटर को अगर हम गर्म कर दें, बॉयल कर दें, तो वो वेपर बन जाता है, वाष्प, स्टीम के रूप में वो गैस हो गया। यानी कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस तीनों फॉर्म में ये वाटर पाया जाता है। तो ऑब्वियसली ये वाटर काफ़ी यूनिक होता है। ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल, और ये तीनों ही फॉर्म्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर देंगे, इंटरचेंजेबल। ये एक दूसरे में बदल जाते हैं या बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन समर, गर्मी के समय में, वी पुट वाटर इन द आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीज़र। हम पानी को आइस ट्रे में रखकर फ्रीज़र में रख देते हैं। इट फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, और ये जम जाता है और बर्फ़ बन जाता है। आइस इज़ हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अब आइस क्या हो गया? आइस तो बिल्कुल पानी से डिफरेंट, पानी के जैसा तो दिखने में भी ये नहीं रहता है। पानी तो फ्लो करने वाला लिक्विड होता है, जबकि ये आइस तो बिल्कुल सॉलिड हो गया, हार्ड हो गया, ये सॉलिड है। द वाटर वी ड्रिंक इज़ लिक्विड, और जो पानी हम पीते हैं वो तो लिक्विड है, जबकि ये आइस क्या हो गया? सॉलिड हो गया। व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड, और जब हम इसे गर्म कर देते हैं, इट चेंजेज इनटू स्टीम और वाटर वेपर विच इज़ अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। और जैसे ही हम इसे गर्म कर देते हैं, ये स्टीम यानी भाप बनकर उड़ जाता है, यानी गैस बन जाता है। तो ये एक ही पानी है, फॉर्म चेंज कर लेता है। ये इंटरचेंजेबल होते हैं ये तीनों ही फॉर्म्स, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी यूनिक होता है। The picture gives below show water in all its 3 forms. Right under each picture the state of water. अब यहाँ पर 3 पिक्चर दिखाया गया है आपको, और तीनों ही पिक्चर में पानी के 3 अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, अलग अलग फॉर्म्स। आपको आइडेंटिफाई करना है और आपने कर भी लिया होगा। फर्स्ट फॉर्म क्या है? ये तो सॉलिड लग रहा है क्योंकि आइस के टुकड़े हैं यहाँ पर।
सेकेंड में देखिए एक रिवर है जहाँ की पानी फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाटर के फॉर्म में है। और तीसरे में देखिए पानी को बॉयल किया जा रहा है जिससे कि ये स्टीम यानी कि गैस बनकर उड़ रहा है, यानी यहाँ स्टीम यानी वेपर के फॉर्म में है, यानी गैस के फॉर्म में है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वाटर साइकिल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, हमें समझना चाहिए कि वर्षा के रूप में जो पानी ज़मीन पर गिरता है, ये पानी आसमान में आया कहाँ से? कभी आपने ऐसा सोचा है कि बारिश जब होती है तो ऊपर से पानी गिरता है, ये पानी आसमान में आया कहाँ से? हम जानने की कोशिश करते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वर्षा से ही हमें पानी मिलता है मुख्य रूप से। रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर्स, ओशंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये वर्षा का पानी जाता कहाँ है? नदियों में जाता है, समुद्र में जाता है, लेक्स एंड पॉन्ड्स में जाता है। दिस वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सूर्य की गर्मी से ये जो वाटर है वो गर्म होता है, और गर्म होता है तो इससे वेपर निकलने लगता है, और वो वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी जब गर्म होता है तो उससे वेपर निकलता है, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो नदियों में जो पानी है, लैंड्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में जो वाटर है, वो सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाता है और वो धीरे धीरे वेपर बनकर उड़ने लगता है। ऐसा कभी आपने सोचा है कि गर्म होने के बाद, वेपर बनने के बाद ये ऊपर ही क्यों जाने लगता है? द वाटर वेपर दस फॉर्म्ड बीइंग वार्मर राइजेज अप। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। तो पानी भी जब गर्म होता है तो वेपर में बदल जाता है, वो वेपर हल्का हो जाता है और गर्म होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठता है। When वाटर वेपर गोज़ अप इन द स्काई, और यही वाटर वेपर जब आसमान में चला जाता है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर एंड कूल्स डाउन। जैसे ही ये वाटर वेपर उड़ते उड़ते ऊपर के आसमान में चला जाता है तो वहाँ पहले से ठंडी हवा जो रहती है उसके कांटेक्ट में आने के बाद यह भी फिर से ठंडा हो जाता है। ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद वाटर वेपर फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठंडा होने के बाद अब ये वेपर नहीं रह जाता है, अब ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, और यही प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। आपने कभी गौर किया है, किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में पानी बॉयल हो रहा है और उसके ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है, ढक्कन के ऊपर वो वेपर, वाटर वेपर चिपक गया है। आप क्या कीजिए, उस ढक्कन को हटा लीजिए वहाँ से और ठंडे जगह में 2-4 मिनट के लिए रख दीजिए। आप क्या देखते हैं, सारा का सारा वाटर वेपर जो था वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो ऊपर जो वेपर गया वो फिर से ठंडा हुआ, ठंडा होते ही वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। दीज ड्रॉप्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। और ये सारे ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं आसमान में, वे सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सभी मिल करके एक बड़ा बॉडी बना लेते हैं जिसे क्लाउड कहते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई फर्दर इंक्रीज इन साइज एंड बिकम हैवी। अब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर बड़े बड़े ड्रॉप्स बना लेते हैं, भारी हो जाते हैं, और भारी होंगे तो क्या होंगे? दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन द अर्थ। ये भारी होने की वजह से वर्षा के रूप में या बर्फबारी के रूप में, बर्फबारी भी आप सुनते होंगे, स्नो भी गिरता है कभी कभी, उसके रूप में ये ज़मीन पर आ गिरते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दिस रेन वाटर फॉल्स बैक इनटू द वाटर बॉडीज एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। अब यही पानी जो वर्षा के बाद ज़मीन पर आया, फाइनली बहकर कहाँ चला गया? नदियों में चला गया, लेक्स में चला गया, पॉन्ड्स एंड सीज में चला गया, ओशंस में चला गया। तो आप क्या देख रहे हैं, पानी जहाँ से आया था ऊपर गया था, ऊपर से फिर बारिश के रूप में नीचे आया, फिर वहीं चला गया।
एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब फिर से वो नदियों में गर्म होगा, सूर्य की गर्मी से गर्म होगा, वेपर बनकर ऊपर जाएगा और फिर से वहाँ ऊपर जाकर के ठंडी गैस के कांटेक्ट में आकर ठंडा होगा। ये वेपर फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर क्लाउड बनाएंगे और ये वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे एक दूसरे से मिलकर और फिर बारिश के रूप में ज़मीन पर आ जाएंगे और ये साइकिल चलता रहता है। दिस साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म्स कंटिन्यूसली इज नॉन एज वाटर साइकिल। और पानी का जो यह साइकिल चलता रहता है इसे ही हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में कहता है मार्क द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ वाटर साइकिल इन द डायग्राम शोन अलोंग साइड। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे से ऊपर जो एरो दिखाया गया है वो बतला रहा है कि वाटर इज गेटिंग वेपराइज्ड। पानी जो है नीचे से ऊपर वेपर बनकर ऊपर उड़ रहा है, ये प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। और ऊपर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर के बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और फिर नीचे की ओर गिरते हैं, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम लिखना है। नीचे जो एरो दिखा रहा है वो प्रेसिपिटेशन का साइन होगा और ऊपर जो जा रहा है वो इवेपोरेशन का होगा। तो इस प्रकार से आपने इतना तो देख लिया आज के इस फर्स्ट वीडियो में। और हम लोग बाकी के कुछ और भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, कुछ और भी चर्चाएं, कुछ और भी सीखेंगे हम लोग और इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे। थैंक यू।